अरे वाह शास्त्री जी, पहले नया घर और एक नई कार भी ले ली। मकान पे लगी नेम प्लेट और गाड़ी पे लगी नंबर प्लेट आपका स्टेटस बता देती है। और इसी मकान और वाहन को पाने का सही समय और सही उपाय कोई बता सकता है क्या? ये एस्ट्रोलॉजर है ना, ये सब जानता है, पूछ के देख लो। चंपई सोरेन दावा तो ये कर रहे हैं, लेकिन चंपई सोरेन के दावों में कितना दम है ये पता लग पाएगा जब एक तरह से जो विधायक हैं उनको जब कहा जाएगा कि आप सब सामने आए। लेकिन अब मैं आपको बताती हूं कि इस बीच जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर के क्या दलील दी गई है हेमंत सोरेन की ओर से। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी को सीधे सीधे अवैध करार दिया है। वो कह रहे हैं गलत तरीके से गिरफ्तारी की गई है, राजभवन से अवैध रूप से हिरासत में ले लिया गया मुझे, ईडी की कार्रवाई राजनीतिक इशारे पर चल रही है, यानी ईडी राजनीतिक इशारे पर काम कर रही है, ये आरोप लगाया गया है। सरकार गिराने की कोशिशें की जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि मुझे जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है सरकार गिराने की कोशिश है, गिरफ्तारी को आधारहीन बताया गया है हेमंत सोरेन की ओर से। ईडी ने अधिकार का दुरुपयोग किया, ईडी के पास जो अधिकार है उसका दुरुपयोग किया गया, ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है हेमंत सोरेन की ओर से अपनी गिरफ्तारी को लेकर के। अब चलिए जरा मैं एक और बात आपको बताती हूं कि हेमंत सोरेन की बात आपने कर ली, लेकिन कल तक जिस नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी वो कौन था? हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन थी। अब लेकिन कल्पना सोरेन को क्यों नहीं बनाया गया मुख्यमंत्री, उस वहां पे क्या पेश था ये आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत कोशिश की हेमंत सोरेन ने, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि कैसे पूरा परिवार एक हो जाए कल्पना सोरेन के नाम पर, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कल्पना के नाम पर सहमति क्यों नहीं बन पाई ये मैं आपको बताती हूँ। ये आप देख रहे हैं सीता सोरेन है, सीता सोरेन ने सबसे पहले कह दिया कि भाई मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकती हूँ, क्यों कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। पहला जो विरोध था वो घर से ही शुरू हुआ था, परिवार में विरोध के सुर मुखर हुए तो ये समझ में आ गया हेमंत सोरेन को कि फिर राह आसान नहीं होगी। सीता सोरेन जो अभी तक खुल करके विरोध में नहीं थी वो खुल करके विरोध में सामने आ गई। कल्पना सोरेन का नाम सुनते ही गुस्से में भर गई वो। विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से भी कम का बचा है, ऐसे में उपचुनाव कराना संभव नहीं है, समय कम होने की वजह से उपचुनाव संभव नहीं है और इसीलिए एक तरह से जो कल्पना सोरेन है उनके नाम को क्रॉस कर दिया गया। विपक्ष मामले को कोर्ट भी ले जा सकता था, ये भी इस बात की भी पूरी तरह से संभावना थी, राज्यपाल के रुख पर भी संशय था, इसीलिए भी ये कदम नहीं उठाया गया। लेकिन अब आगे जो नाम है उस पर किस तरह से सहमति है ये भी बहुत देखना दिलचस्प होगा। क्या चंपई सोरेन का नाम सीता सोरेन ने ही कहा आगे करिए और उन नामों पर हम विधायक मिल करके हम ही भर देंगे, लेकिन फिलहाल शपथ से पहले विवाद कैसे बढ़ सकता था अगर कल्पना सोरेन बढ़ती तो ये भी बहुत क्लियर था। इसीलिए आप ये समझिए कि ये बता रहे हैं हम कि ये पूरा का पूरा जो मामला है वो कैसे आगे बढ़ता है। अब आपको एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि गिरफ्तारी से पहले आखिर जो इस्तीफा दिया गया है उसकी वजह क्या है। हेमंत सोरेन ने कल गिरफ्तारी से पहले वो ईडी की गिरफ्तारी के पहले वो कहां जाते हैं? राजभवन जाते हैं, वहां पर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया सबसे पहले और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है, उनको हिरासत में लिया जाता है। इस्तीफे से पहले गिरफ्तारी संवैधानिक संकट पैदा कर सकती थी, ये बिल्कुल क्लियर था। राज्यपाल के पास कई दूसरे विकल्प खुल जाते, अगर उसी वक्त गिरफ्तारी हो जाती इस्तीफे से पहले, राष्ट्रपति शासन लगाने का विकल्प भी खुल जाता उसके बाद, क्योंकि संवैधानिक संकट हो जाता राज्य में। उस हालत में राज्यपाल के पास अधिकार था कि वो राष्ट्रपति शासन लगा दे। हेमंत सोरेन संवैधानिक संकट को पहले से ही भांप चुके थे गिरफ्तारी से पहले, इस्तीफे का इसीलिए उन्होंने विकल्प चुना था और सबसे पहले वो इस्तीफा देने के लिए गए, उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा शाम 5 बजे उनको पता लग गया था कि जो ईडी के अधिकारी हैं वो उनको गिरफ्तार करने आ चुके हैं, गिरफ्तारी होगी और इसीलिए हुआ कि पहले मैं इस्तीफा देने राजभवन जाऊंगा और यही वो रणनीति रही जिसको लेकर के वो आगे बढ़ते रहे। लेकिन झारखंड की राजनीति कहती क्या है, झारखंड में ये जो कहानी है ये पुरानी है। झारखंड के कोई पहले ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है जिनको गिरफ्तार किया गया है। झारखंड के जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं इसके पहले वो किस तरह से भ्रष्टाचार के इसी खेल में लिपटे नजर आए और उसके बाद उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। वो सिलसिला क्या रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। 23 साल में झारखंड में 11 मुख्यमंत्री बदले गए हैं। राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, इसके बाद सिर्फ रघुवर दास एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा,
एक बार भी वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया और इसीलिए हेमंत सोरेन ये आरोप लगाते भी रहे कि कोई भी आदिवासी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है। सोरेन परिवार 5 बार सत्ता की कमान संभाल चुका है, लेकिन हेमंत सोरेन जिस तरह से गिरफ्तार हुए उसको लेकर के वो कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो ये तो इतिहास रहा है, लेकिन अब सवाल तो ये है कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार है, सरकार कैसे चलेगी, सरकार कैसे बचेगी? और जेएमएम इंडी गठबंधन का हिस्सा है, इसीलिए सवाल ये है कि अब इंडी गठबंधन क्या करेगा? जेएमएम के साथ आगे इस गठबंधन को बढ़ाएगा या फिर पैर पीछे खींच लेगा? क्योंकि इंडी गठबंधन के आगे सबसे बड़ी एक तरह से अब जवाबदेही होगी उन आरोपों पर जो हेमंत सोरेन पर लगे हैं भ्रष्टाचार को लेकर के। और अगर वो इन आरोपों को नहीं दे पाया, लेंस वॉल अगर हम चला दे तो फिर क्या होगा? इंडी गठबंधन अगर एक तरह से हेमंत सोरेन के साथ चलता है तो मुश्किलें कैसे होंगी, छोड़ता है तो भी मुश्किलें होंगी। और इसीलिए हम कह रहे हैं टूट गया इंडी गठबंधन। इंडी गठबंधन में जो भी घटक दल हैं वो सब अलग चुके हैं, और क्यों अलग हो चुके हैं ये मैं आपको बता रही हूं। इंडी गठबंधन के पास अब कुछ भी नहीं बचा है। वो इंडी गठबंधन जो कह रहा था कि हम तो आगे बढ़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे, लेकिन यहां तो सब एकला चलो की राह पकड़ ली है। अब देखिए ममता बनर्जी जो कह चुकी हैं कि भाई 42 सीटें हमारी पश्चिम बंगाल में है लोकसभा की, लेकिन मैं तो अकेले लड़ूंगी। नीतीश कुमार तो एन लेकर भाग लिए, वो कह रहे हैं मुझे तो किसी से कोई मतलब नहीं, बीजेपी मुझे प्यारी है, मैं मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ सकता हूं, तुम लोग जाओ जो भी करना है कर लो। अब आया केजरीवाल जी का नंबर। केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं? पंजाब में भगवंत मान जो कह रहे हैं कि नहीं कांग्रेस साथ तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल साथ हैं। अब अखिलेश यादव उन्होंने तो सीधे सीधे सीटों का ही ऐलान कर दिया। वो कह रही हैं कि 16 सीटें तो हम लेंगे, हमने ऐलान कर दिया, और बाकी कांग्रेस को समझना है, जो समझे ना समझे। तो एक एक करके ये सब कैसे जा रहे हैं? केजरीवाल जो पहले से ही जा चुके हैं, नीतीश कुमार जा चुके हैं। नीतीश कुमार ने तो अपनी राह बिल्कुल अलग कर ली, पार्टी को ही उन्होंने एक तरह से बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। ममता बनर्जी जो साफ तौर पे ये कह रही हैं कि भाई मुझे किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ना है, अकेले चुनाव लड़ना। अब एकला चलो की राह में यहाँ कौन अकेले बच रहा है? यहाँ बच रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे। यानी पूरी की पूरी इंडी कैसे जो एक तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे के पीछे आप देख रहे हैं जितने भी लोग थे वो सब के सब किनारे हो गए। और मुझे तो लगता है आखिरी में यही होगा, जो कांग्रेस है वो कहेगी इंडी गठबंधन का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हम है। यानी इंडी गठबंधन में आखिरी वक्त में बचेगा कौन? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। अब एक और दिलचस्प बात मैं बताती हूँ उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश में ये चाचा और भतीजे की जो जोड़ी है, ये चुनावों के आने के पहले पहले किस तरह से बिफर जाती है, कैसे गुस्से में लाल पीली हो जाती है और कहते हैं कि भाई हम अलग हो जाए तो बहुत अच्छा। इसके पहले हमने देखा था उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2017 में दोनों अलग होकर ही लड़े थे, नतीजा क्या हुआ था वो सबके सामने है। लेकिन इस बार क्या करेंगे? पहले तो चाचा भतीजे साथ आए थे, उन्होंने कहा था भूल हुई जो हम अकेले चुनाव लड़े, लेकिन इस बार क्या हो गया? समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में ही शिवपाल यादव का नाम नहीं है। अखिलेश का शिवपाल को टिकट देने को लेकर के अभी भी गोलमोल जवाब है, यानी संशय चाचा को कि चाचा को टिकट देंगे, पता नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। शिवपाल के चुनाव लड़ने पर अभी भी तस्वीर साफ नहीं है, जो दिखाता है कि दोनों के बीच कैसे मनमुटाव है। कन्नौज आजमगढ़ से चुनाव लड़ना चाहते हैं अखिलेश यादव, शिवपाल का आजमगढ़ से चुनाव लड़ना मुश्किल नजर आता है। आजमगढ़ की सीट से मुलायम सिंह यादव भी चुनाव लड़ा करते थे। शिवपाल के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने पर चर्चा तेज थी, वो चाहते हैं भाई मुझे आजमगढ़ की सीट से चुनाव लड़ाओ, प्रदेश या संगठन में शिवपाल को एक तरह से बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, ये भी वो मानते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या बस चंद महीनों में जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उससे पहले ये दोनों भी अलग हो जाएंगे, और अलग पार्टी जो बनाई थी शिवपाल यादव ने फिर से वो उस पार्टी के जरिए चुनावी मैदान में होंगे। ये कई वो सवाल है जो उठ खड़े हो रहे हैं, और इसीलिए मैं कह रही हूं कि इंडी गठबंधन अब बिखर चुका है। इंडी गठबंधन में कुछ भी नहीं बचा। जो सियासी बयान निकलकर सामने आ रहे हैं वो इस बात को और ज्यादा पुख्ता करते हैं। देखिए वो बयान और देखिए वो रिपोर्ट। यूपी में इंडिया अलायंस का चांस खत्म हो गया है। पश्चिम बंगाल में भी बंद हो गया चैप्टर। क्या बार बार लग रहे झटकों से उबर पाएगी इंडी? पिछले एक हफ्ते में देश में जो सियासी घटनाक्रम बदला है उसमें पश्चिम बंगाल और बिहार के बाद उत्तर प्रदेश का भी बड़ा रोल है। खासकर इंडिया ब्लॉक को ममता और नीतीश के बाद अब अखिलेश यादव ने भी झटका दे दिया है। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ने जैसी कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के लिए यूपी में सियासी दायरे की लकीर खींच डाली। एक तरफ कांग्रेस विपक्षी एकता के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ
बाकी विपक्षी दल शायद चुनावों के लिए ज्यादा तेजी में दिखाई दे रहे हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। इस सूची में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का नाम भी है, जो मैनपुरी से प्रत्याशी होंगी। इसके अलावा इस लिस्ट में अक्षय यादव, रामप्रसाद चौधरी और नवल किशोर शाक्य जैसे नाम भी शामिल हैं। ऐसे में कांग्रेस को ऐसा लगा मानो कोई वज्रपात हो गया हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बिना कांग्रेस का इंतजार किए एक तरफा फैसला ले लिया। ये कांग्रेस के लिए सदमे जैसी स्थिति है। पहले ममता बनर्जी, फिर भगवंत मान और इसके बाद नीतीश कुमार और अब अखिलेश यादव। नीतीश कुमार ने तो एनडीए में वापसी करने के बाद इंडी को लेकर कई राज भी खोले, जिस पर सियासत शुरू हो चुकी है। हम तो बोल दिए थे कि नाम ठीक नहीं है, तब तक कर दिया तो हम कहे ठीक है। हम बाद में हालत देख न लिए, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, और छोड़ करके हम अपना आ गए। नीतीश जी कह रहे हैं या कहवाए जा रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं हर मीटिंग में साक्षी रहा हूं, और चूंकि हर मीटिंग में मैं साक्षी रहा हूं तो अभी ज्यादा बोलना उचित नहीं होगा। कई चेहरों के नकाब उतर जाएंगे। साफ है, इंडी में सीट बंटवारे को लेकर अब तक बात नहीं बन पाई है। कई दल अब तक अलायंस को बाय बाय कर चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि अब तक अखिलेश 16 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं है, तो वही कांग्रेस गठबंधन में 23 सीट से कम मानने को तैयार नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने अपनी तरफ से इस फैसले को न मानते हुए गोलमोल बात करनी शुरू कर दी। उसने ना तो अखिलेश के फैसले को नकारा और ना ही स्वीकार किया। मुझे तो थोड़ा सा शक होता है कि ये जो लिस्ट है वाकई में समाजवादी ने, मुझे नहीं लगता कि होगी। ये कोई भारतीय जनता पार्टी या विरोधी दल की कोई साजिश दिखती है। कोई ऐसा समझौता हुआ ही नहीं है, जो मैं इस पर सिरे से नकारता हूँ। आपस में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अभी हमारे ओर से तो कुछ फाइनल नहीं हो पाया है। समाजवादी पार्टी ने सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर अपने इरादे जाहिर किए तो सियासत में चुटकियां ली जाने लगी और पार्टी के दिग्गज नेताओं के बचाव में उतरना पड़ा कि विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के सेवा करेंगे, कुछ लोग हट के। अब अखिलेश जी छटपटा रहे हैं कि जल्दी हम कांग्रेस हमको साथ छोड़ दे और हम अकेले लड़ें ताकि हम हट करके सेवा करें। तो अखिलेश जी ने अपनी पत्नी का टिकट, अपने भतीजे का टिकट, भाई का टिकट घोषित कर दिए, लेकिन शिवपाल जी को किनारे लगा दिया। सीट शेयरिंग पे क्या हो रहा है सपा और कांग्रेस के बीच में? वेरी पॉजिटिव एंड इट इज ऑलमोस्ट डन। तो सर अनाउंसमेंट कब होगा इसका? सर एक बार अनाउंसमेंट तो शुभ मुहूर्त पर करें। और शुभ मुहूर्त कब आएगा और कितनी सीटों पर सपा लड़ेगी, कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी सर? तो जब अनाउंसमेंट हो तब देखना। ममता बनर्जी भी सीट शेयरिंग से मना कर चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस अपने बयानों से उम्मीद जगाने की कोशिश कर रही है।